का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि कमजोरी यानी वीकनेस का क्या मतलब है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट आपके पास आते होंगे जो बताते होंगे कि मुझे वीकनेस है, बट न्यूरोलॉजी में जब भी हिस्ट्री सीट में हम वर्ड यूज करते हैं वीकनेस, उसका मतलब है कि आपने ये कंफर्म कर लिया है कि पेशेंट को मसल पावर का लॉस है। किसी पेशेंट को चलने फिरने की इच्छा नहीं हो रही है या उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो इसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। उसके सोए रहने का मन हो रहा है उसे हम डलनेस कह सकते हैं। लिथार्जी, स्टूपर, इस तरह के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कोई लड़खड़ा रहा है तो उसके लिए एटैक्सिया वर्ड हम यूज कर सकते हैं। बुखार के बाद थोड़ी थकावट लग रही है तो पोस्ट फेब्राइल जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑब्टेंडेड स्टेट हम कह सकते हैं। बट वीकनेस वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब एमआरसी एग्जामिनेशन ग्रेड जो मसल का पावर एग्जामिनेशन में 5/5 से कम मिल रहा है। आप सबको पता है कि मसल का पावर एग्जामिन करते हैं तो उसके 5 ग्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मसल चेक करना चाहते हैं, मान लो ये कौन सा है, डेल्टॉइड, तो डेल्टॉइड अगर हम लेटे हुए कुछ भी नहीं हिला पा रहे हैं तो 0/5 है। थोड़ा बहुत फ्लिकर कर पा रहे हैं 1/5 है। ग्रेविटी न्यूट्रलाइज्ड है और हम मूव कर पा रहे हैं 2/5 है। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम उठा ले रहे हैं 3/5 है। माइल्ड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उठा रहे हैं 4/5 है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उठा रहे हैं तो 5/5 है। तो अगर किसी भी ग्रुप ऑफ मसल में या सारे मसल में ये मसल पावर 5/5 से कम कहीं पे भी आ रहा है, देन वी यूज द वर्ड कि इसे वीकनेस है। और वीकनेस क्यों हो सकता है किसी पेशेंट को और कैसे अप्रोच करेंगे किसी पेशेंट को कि उसे वीकनेस है, इसके बारे में हम समझते हैं। नोट एवरी वीकनेस इज वीकनेस। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मसल पावर का लॉस जब तक से ना हो तब तक से हम वर्ड वीकनेस यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैसे ही कोई पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे वीकनेस हो गया है, तो नोट एवरी वीकनेस इज स्ट्रोक। एमआरआई हर पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बनाता। जैसा कि कॉमन मिथ है कि नहीं समझ में आ रहा न्यूरो का प्रॉब्लम, एमआरआई करा लो, डायग्नोसिस तो बन ही जाएगा। तो एमआरआई इज नॉट एट ऑल एबल टू सॉल्व ऑल द पेशेंट्स। ये हमें रियलाइज होगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और डायग्नोसिस न्यूरो का बनाना कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। डायग्नोसिस इजी है बट इजीली मिस्ड हो जाता है। और आगे बात करते हैं कि न्यूरोलॉजी बहुत टफ नहीं है बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, ये बोरिंग भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि न्यूरो के हर टॉक में आपको नींद आ जाए, आपको चाय और कॉफी का मग लेकर के बैठना पड़े, मोटा लट खा के बैठना पड़े, ऐसा जरूरत नहीं है। और इंग्लिश समझना हर बार जरूरी नहीं है। हम मेडिकल साइंस को अपने बातचीत के लैंग्वेज में भी मजेदार तरीके से समझ सकते हैं। हमारा मरीज हमारा इंग्लिश देख के हमारे पास नहीं आता है, वो हमारे ट्रीटमेंट, हमारे बिहेवियर, हमारे नॉलेज, हमारे अप्रोच को देखकर हमसे इंप्रेस होता है। तो इस मिथ को दिमाग में ना पालें। इफ यू आर एबल टू टॉक वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दिस मींस द पेशेंट फ्लुएंसी विल इंक्रीज इन योर क्लिनिक। दैट इज नॉट अ करेक्ट असम्पशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात कि हमारे कोई भी मूवमेंट को लेकर के जब भी हम मसल को मूव करते हैं तो उसके लिए सिग्नल कहां पे जनरेट होता है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। जो मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ब्रॉडबैंड एरिया 4, जो सेंट्रल सल्कस के आगे वाला हिस्सा है, दिस इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। वहां से मोटर कमांड जनरेट होते हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं जिसे पिरामिडल सेल भी कहते हैं, बेज सेल भी कहते हैं, एरिया 4 में लार्जेस्ट न्यूरॉन्स उनको माना जाता है। तो यहाँ उनके सेल बॉडी होते हैं। सेल बॉडी से न्यूरॉन्स और उसके एक्सॉन्स यहां से निकले, यहां से ब्रेन स्टेम में आए। ब्रेन स्टेम में मेडुला के पास वो क्रॉस करेंगे, जिस जगह पे क्रॉस करते हैं उसको फिर से पिरामिड कहते हैं। और वहां से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं उसको पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। तो बेसिकली कॉर्टेक्स से निकल के स्पाइनल कॉर्ड से होकर नीचे आ रहा है, इसलिए इसको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, मतलब पहला न्यूरॉन जो हमारे मूवमेंट के आइडिया या मैसेज को लेकर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आया। और आ करके स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में देखें तो उसके आगे वाला हिस्सा जिसको एंटीरियर हॉर्न कहते हैं, पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर हॉर्न, आगे वाला हिस्सा एंटीरियर हॉर्न। आगे वाला हिस्सा मूवमेंट के लिए, पीछे वाला हिस्सा सेंसरी के लिए। यहां से ये अपना न्यूरॉन्स जो आया वो अपना सिग्नल पास कर दिया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को। और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल या मोटर न्यूरॉन। और वो वहां से निकला सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तो जाकर के पहुंचा मसल के पास। जहां पे मसल के पास ये पहुंचा इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है।
तो हमारे कौन कौन से पार्ट हो गए, ऊपर से लेकर नीचे तक जो पार्ट हुए उसके लिए हम अलग अलग नाम भी रख सकते हैं। जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो बीच में जहां रास्ता पार किया उसका व्हाइट मैटर, इसको हम बोलेंगे सब कॉर्टेक्स या व्हाइट मैटर। जहां पे था वो ग्रे मैटर या कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, सब कॉर्टेक्स इज व्हाइट मैटर, क्योंकि वहां पे मोस्टली एक्सॉन्स होते हैं। उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, उसके पहले ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में ऊपर मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला, मेडुला कंटिन्यूइंग एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आकर के यहाँ पे हर लेवल पे उसका लेवल हो जाएगा, जहां पे एंटीरियर हॉर्न सेल, यहां से जो निकला इसको हम बोलते हैं मोटर रूट या स्पाइनल रूट, और एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले मिल करके फिर एक बनाते हैं नर्व, नर्व आगे जाके पहुंचा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद मसल। तो यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, पेशेंट को वीकनेस हो सकता है। वीकनेस को लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं लकवा हो गया, फालिस हो गया, हवा मार दिया, कोई भी। तो हर लकवा ब्रेन स्ट्रोक की वजह से नहीं होता है, मसल के प्रॉब्लम की वजह से भी लकवा हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से भी हो सकता है, नर्व की वजह से भी हो सकता है, इसमें से कहीं से हो सकता है। तो अगर इस एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम, और इसके नीचे का कोई प्रॉब्लम हुआ उसको हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन। क्या फर्क होगा? अगर लोअर मोटर न्यूरॉन से प्रॉब्लम चला गया तो इस मसल का टोन खत्म हो जाएगा, मतलब इस मसल को एक्साइट करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो ये मसल फ्लैसिड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, यानी उसका टोन कम हो जाएगा। जब टोन ही नहीं है, कोई सुस्त पड़ा हुआ है, तो उसे एक थप्पड़ मारो या दो थप्पड़ मारो, वो पलट के वार नहीं करेगा। यानी जब हम हैमर से भी उस पे वार करेंगे तो वो रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसीलिए लोअर मोटर न्यूरॉन में सारे रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड या एब्सेंट मिलेंगे, टोन फ्लैसिड मिलेगा। प्लांटर अगर हम चेक करते हैं तो प्लांटर म्यूट मिलेगा। अगर ये नर्व ही नहीं है तो इस मसल को ग्रोथ सिग्नल नहीं मिलेगा, इसीलिए ये मसल धीरे 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 सूखते चले जाएंगे, तो उनमें वेस्टिंग मिलेगी, एट्रोफी मिलेगी। और चूंकि ये नर्व कंट्रोल कर रहे थे इस मसल फाइबर के इंडिविजुअल को, सब तुम लोग एक यूनिट में बन के रहो, एक यूनिट की तरह एक्ट करो, लेकिन अब उसके मसल के अंदर छोटे छोटे फाइबर भी अपना अपना काम अलग करने लगेंगे। उसके चलते उनमें जो पोटेंशियल आएगा, जिसको हम फिब्रिलेशन पोटेंशियल या फैसिकुलेशन कहते हैं, तो मसल्स के अंदर ट्विचिंग दिखेगी। एक ग्रुप ऑफ मसल काम नहीं करेगा, बल्कि उस मसल के अंदर जो छोटे छोटे मसल फाइबर्स हैं वो फड़कते हुए नजर आएंगे, जिसको कि फैसिकुलेशन कहेंगे। उसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन में जाएं तो ये तो इंटैक्ट है, तो ये मसल का टोन मेंटेन करेगा, बल्कि इसका कंट्रोल खत्म हो गया, इसका इनहिबिशन खत्म हो गया, तो इसकी वजह से ये मसल ज्यादा आजाद हो जाएंगे और अपना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा लेंगे, तो उनका टोन ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हमको स्टिफनेस मिलेगा, टोन बढ़ा हुआ मिलेगा। कोई मसल पहले से गुस्से में है, अगर आप उसको एक थप्पड़ भी मारेंगे तो पलट के दो थप्पड़ मारेगा, यानी उसमें जब हम हैमर से अटैक करेंगे तो रिफ्लेक्सेस हमें ब्रिस्क मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे। प्लांटर अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसमें टो अपर की तरफ जाना मिलेगा, जिसको कि हम पॉजिटिव बाबिंस्की साइन कहते हैं। उसके अलावा इसमें फैसिकुलेशन नहीं मिलेगा। बहुत दिन तक अगर वो मसल यूज में नहीं रहा तो लंबे समय के बाद धीरे धीरे उसमें वेस्टिंग आएगी, बट इसको हम लोग डिसयूज एट्रोफी कहते हैं, ना कि क्लासिकल जो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की वेस्टिंग कहते हैं वैसा नहीं कहते हैं। यानी उसमें वेस्टिंग होगा बट बहुत बाद में होगा। तो इसी को एक टेबुलर फॉर्म में हम देख सकते हैं कि अपर मोटर में लेजन का है एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर, लोअर मोटर में एंटीरियर हॉर्न सेल के नीचे। टोन क्या होगा? यूएमएन में बढ़ावा मिलेगा, टोन बढ़ावा मिलेगा तो उसमें क्रोनस मिलेगा, स्पास्टिसिटी मिलेगी, एलएमएन में घटा हुआ मिलेगा। मसल वीकनेस, एक जो ऊपर से आ रहा है न्यूरॉन वो ग्रुप ऑफ मसल को सप्लाई करता है, तो ग्रुप ऑफ मसल में मिलेगा मोर मार्क्ड इन द फ्लेक्सर मसल, या एंटी ग्रेविटी मसल को पिरामिडल ट्रैक्ट ज्यादा सप्लाई करता है ना। एंटी ग्रेविटी मसल क्या हुआ? जो हमको खड़ा रहने के लिए मदद करता है, कोई भी काम करने के लिए मदद करता है। जैसे आप स्ट्रोक के पेशेंट को देखेंगे, स्ट्रोक का पेशेंट जो अनट्रीटेड रहता है, बहुत दिनों के बाद आता है तो उसका हाथ ऐसे होता है, पैर ऐसे होता है, और वो ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है, हाथ ऐसे होता है। ध्यान से देखिए पोस्चर में क्या है। अगर दोनों ग्रुप ऑफ मसल में टोन बढ़ता
तो ये सीधा रहता। लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ मसल में टोन ज्यादा बढ़ा। किसमें ज्यादा बढ़ा? जिसको कि पिरामिडल ट्रैक्ट ज्यादा पसंद करता था, ज्यादा सप्लाई करता था, क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट का पर्पस ही था आपकी मोबिलिटी को मेंटेन करना, आपको चलाते फिराते रहना। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ मसल में ज्यादा सप्लाई करता है, जबकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो प्रॉक्सिमल ग्रुप को ज्यादा सप्लाई करते हैं। बोथ फ्लेक्सर एक्सटेंसर अफेक्टेड होता है। जैसे आप जीबीएस पेशेंट को देखेंगे, ना तो हाथ उठा पाता है, ना अंदर कर पाता है, ना तो पैर उठा पाता है, ना अंदर कर पाता है। यानी फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों ग्रुप ऑफ मसल को बराबर सप्लाई करेगा लोअर मोटर न्यूरॉन, जिसका क्लासिकल एग्जांपल हम जीबीएस में देख रहे थे। जाहिर सी बात है, मसल का टोन ज्यादा तो रिफ्लेक्स ज्यादा, रिफ्लेक्स कम। प्लांटर रिफ्लेक्स ज्यादा तो प्लांटर एक्सटेंसर, रिफ्लेक्स कम तो प्लांटर म्यूट या एब्सेंट या नॉर्मल। फैसिकुलेशन लोअर मोटर में मिलेंगे क्योंकि सारे मसल फाइबर आजाद हो रहे थे। वेस्टिंग इसमें पहले आएगी, इसमें बाद में आएगी। अब इसी चीज को हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे कि कहां पे प्रॉब्लम होने से क्या होता है। जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं, कॉर्टेक्स है, वहां से निकला ये व्हाइट मैटर, तो ग्रे मैटर कलर अलग होता है, व्हाइट मैटर का कलर अलग होता है। वो वहां से आता है, नीचे नीचे आता है, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, सॉरी मेडुला के पास, पिरामिडल क्रॉसिंग जहां पे होती है, जो पिरामिड फूले हुए होते हैं, वहां से फिर वो नीचे आता है, नीचे आकर के इंटीरियर हॉर्न सेल के पास आता है। ठीक है, और वहां से फिर ये रूट बनता है, ये रूट एंटीरियर रूट होते हुए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मसल के पास जाता है। तो अगर किसी को ब्रेन के अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से वीकनेस हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्राक्रैनियल लेजन। अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम को बोलेंगे माइलोपैथी। पैथी मतलब डिजीज, माइलोपैथी मतलब स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम। जबकि अगर ये रूट के पास प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रेडिकुलोपैथी। नर्व के पास प्रॉब्लम हुआ, दिस इज कॉल्ड न्यूरोपैथी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास प्रॉब्लम हुआ, दिस विल बी कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। लेकिन अगर मसल के पास प्रॉब्लम हुआ उसको बोलेंगे मायोपैथी। तो मायोपैथी और माइलोपैथी में कंफ्यूज नहीं होना। मायोपैथी मतलब मसल का डिजीज, माइलोपैथी मतलब स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम। और अगर सेलेक्टिवली ये एंटीरियर हॉर्न सेल गया तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न सेल का डिजीज या मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इंट्राक्रैनियल लेजन, माइलोपैथी, एंटीरियर हॉर्न सेल प्रॉब्लम, रेडिकुलोपैथी, न्यूरोपैथी, एनएमजे और मायोपैथी। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होने से वीकनेस होगा, लेकिन उस वीकनेस का कहानी कुछ और होगा। उसमें हमें कुछ सबके साथ कुछ न कुछ खासियत मिलेगी या कुछ पैटर्न मिलेगा। तो आवर वर्क इज टू आइडेंटिफाई द हिडन पैटर्न व्हिच डिसाइड वेयर द लोकलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज। न्यूरोलॉजी में जब भी हम कोई पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय या एग्जामिन करते समय हमारे दिमाग में दो ही क्वेश्चन होते हैं, वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। वेयर ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अटेंडेंट हमसे पूछते मेरे पेशेंट को हुआ क्या है, हम उनकी बात में हड़बड़ाएंगे नहीं। हमारे लिए ज्यादा जरूरी ढूंढना है कि प्रॉब्लम कहां है। एक बार कहां पे पहुंच गए उसके बाद क्या है प्रॉब्लम, वो जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, एक सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें यह पता है कि लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। यानी ब्रेन में अगर लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है तो बॉडी के लेफ्ट साइड में कोई सिम्टम नहीं आएगा। यानी जो भी सिम्टम आएंगे वो कॉन्ट्रालेटरल पार्ट में आएंगे। यानी इंट्राक्रैनियल कोई भी पैथोलॉजी होगी दैट विल रिस्पेक्ट अ वर्टिकल डिवीजन। यानी वर्टिकली हेमी पैटर्न में हमको सारे सिम्टम मिलेंगे, चाहे वो वीकनेस हो चाहे सेंसरी लॉस। ठीक है, तो वीकनेस या सेंसरी लॉस हमेशा एक वर्टिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, चाहे हाथ हो, पैर हो, चेहरा हो, एक वर्टिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट को हेमी पैटर्न मिल रहा है, चाहे हेमी सेंसरी लॉस या हेमीप्लेजिया, द प्रॉब्लम इज नॉट एट एनी अदर प्लेस। इन सब की वजह से हेमी पैटर्न नहीं मिलेगा, द पैटर्न मस्ट बी समवेयर इन द ब्रेन। ठीक है,
तो क्या पैटर्न हमने याद किया कि ब्रेन में प्रॉब्लम तब हम सोचेंगे जब किसी को वर्टिकल लेवल मिल रहा हो, ऐसा हेमीप्लेजिया पैटर्न मिल रहा हो, देन बाकी यूएमएन के साइन मिलेंगे। यूएमएन के साइन जैसे कि प्लांटर एक्सटेंशन मिलेगा, एक तरफ नहीं मिलेगा। और दूसरा क्रेनियल नर्व भी तो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वहीं पे क्रेनियल नर्व तो सिम्टम में क्या मिलेगा, या तो किसी की स्पीच गई, या तो किसी को चेहरा टेढ़ा हो गया, या किसी का चेहरा में सूनापन आ रहा है। ऊपर से नीचे क्रेनियल नर्व देख लें, विजन जा सकता है, टोसिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, फेशियल एसिमेट्री हो सकती है, फेशियल नमनेस हो सकता है, टंग में प्रॉब्लम आ सकता है, एक साइड डेविएट हो सकता है, बल्बर पाल्सी हो सकती है, मतलब डिस्फेजिया डिसार्थरिया हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर मिल रहे हैं, मतलब क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका पैटर्न बाकी के अपर मोटर न्यूरॉन लेजन से अगर करिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस मींस प्रॉब्लम इज इन द ब्रेन। मतलब अगर यहाँ पे हमको स्कैन करना है तो ब्रेन को देखना है, ना कि यहाँ पे हम नर्व कंडक्शन स्टडी और सीपीके और ये सारी चीजें कराते रहेंगे। बट अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही छोटी सी जगह है जहां पर कि लेफ्ट राइट दोनों तरह के फाइबर नीचे आते हैं, यानी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा भी लेजन हो तो हल्का हल्का राइट में भी असर डालेगा ही डालेगा। इतनी छोटी जगह में एग्जैक्टली लेफ्ट जैसा करना मुश्किल है। ब्रेन में तो मेरे पास डिवीजन होता है जिसमें कि फॉक्स होता है, फॉक्स लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर रहा होता है, लेकिन ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कोई डिवीजन का बाउंड्री वाल नहीं होता है, यानी जो प्रॉब्लम है वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन स्टेम में जिस लेवल पे प्रॉब्लम हो उसके नीचे के फंक्शन लॉस हो जाएंगे, यानी हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर C4 पे प्रॉब्लम हो तो गर्दन के नीचे के फंक्शन लॉस हो जाएंगे, T4 के प्रॉब्लम हो तो निप्पल के नीचे के प्रॉब्लम चले जाएंगे, T10 पे अगर प्रॉब्लम हो तो अम्बिलिकस के नीचे के प्रॉब्लम चले जाएंगे। गॉट इट? तो स्पाइनल कॉर्ड का पैथोलॉजी हम जब कभी भी सोचेंगे जबकि मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लेवल मिलेगा। दूसरा डेफिनेटली अपर मोटर न्यूरॉन के प्रॉब्लम मिलेंगे इसमें, यानी हाइपर रिफ्लेक्सिया, टोन बढ़ा हुआ होना, ये सारी चीजें। बट एक बात ध्यान रखनी है, सारे अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम में अगर ये प्रॉब्लम अचानक से हुआ हो तो उसके नीचे के न्यूरॉन्स उसका फंक्शन टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो सदमे में चले जाते हैं, यानी वो सारे अचानक से सुस्त पड़ जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। यानी अपर मोटर न्यूरॉन के प्रॉब्लम में भी अगर अचानक से सडन कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई स्ट्रोक हुआ हो, सडन कंप्रेशन हुआ हो, सडन माइलाइटिस हुआ हो, तो वहां पे स्पाइनल शॉक का पीरियड मिलेगा जिसमें कि सब कुछ फ्लैसिड मिलेगा, जो मिमिक करेगा LMN लोअर मोटर न्यूरॉन के प्रॉब्लम को। बट ओवर टाइम जैसे जैसे वो शॉक से बाहर निकलेंगे, सदमे से बाहर निकलेंगे, ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट ऑल द अपर मोटर न्यूरॉन साइंस लाइक स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड ऑल दीस थिंग्स। नंबर 3, स्पाइनल कॉर्ड के लेजन में ब्लैडर वॉवेल का इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि सारे ब्लैडर वॉवेल के कंट्रोल पॉन्स से कंट्रोल होते हैं, बट उसके नीचे के फाइबर से सटे हुए हैं। ब्रेन से भी ब्लैडर का कंट्रोल होता है, बट ब्लैडर का कंट्रोल दोनों तरफ से डिसाइड होगा। एक तरफ का भी बचा हुआ अगर है तो ब्लैडर किसी तरह से काम कर लेगा, बट अगर स्पाइनल कॉर्ड ही चला गया तो यहाँ बायलैटरल इनर्वेशन उसका खत्म हो जाएगा, तो ब्लैडर का कंट्रोल लॉस हो जाएगा। तो मोस्टली ये पाराप्लेजिया पैटर्न में आते हैं या क्वाड्रीप्लेजिया पैटर्न में आते हैं। तो हेमीप्लेजिया ब्रेन, पाराप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया स्पाइनल कॉर्ड, प्रोवाइडेड other features of upper motor neuron lesions। लेकिन अगर किसी को एंटीरियर हॉर्न सेल का प्रॉब्लम हो तो पहली बात यहां पे सेपरेट हो गए थे सेंसरी वाले और मोटर वाले। इसके पहले तो सेंसरी मोटर सब साथ साथ आ रहे थे, जस्ट यहां पे उनका रास्ता अलग। ये लोग बोल लिए कि अब मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। कुछ देर के लिए हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, फिर वापस नर्व में जाकर के मिल जाएंगे। तो यानी एक्सक्लूसिवली अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो एक थिंग आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सिम्टम आएंगे वो प्योर मोटर सिम्टम आएंगे, यानी इसमें कोई सेंसरी सिम्टम्स नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी को वीकनेस आ रहा है तो सिर्फ वीकनेस आएगा, वहां पे टच इंटैक्ट रहेगा, वाइब्रेशन इंटैक्ट रहेगा, वहां पे
सेंसेशन इंटैक्ट रहेगा, कोई टिंगलिंग, पैरेस्थेसिया, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ऑल्दो मसल क्रैम्प्स की वजह से कभी कभी पेन हो सकता है। तो जब भी प्योर मोटर सिम्टम्स आए तो एक पॉसिबिलिटी एंटीरियर हॉर्न सेल की होगी, लेकिन सारे लेवल के एंटीरियर हॉर्न सेल एक साथ तो प्रभावित नहीं हो जाएंगे, इसीलिए हमको एसिमेट्रिकल सिम्टम्स मिलेंगे। यानी एक हाथ में गया, कभी दूसरे पैर में गया, या अंगूठे में गया, दूसरे तरफ नहीं गया। न्यूरॉन डिजीज या एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज में एसिमेट्रिकल वीकनेस होगा, प्योर मोटर होगा। चूंकि यहीं से लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू हो रहा था तो हमको फ्लैसिड मिलेगा, अर्ली वेस्टिंग मिलेगी, और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे फैसिकुलेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमको मिलेंगी एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज का प्रॉब्लम। एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज का सिम्टम को बहुत ज्यादा मिमिक करता है मसल का प्रॉब्लम, क्योंकि नर्व तो न्यूरोमस्कुलर में खत्म हो गया, उसके आगे तो प्योर मसल है। तो अगर सिर्फ मसल के चलते वीकनेस हो रहा है तो भी यहाँ पे कोई सेंसरी सिम्टम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको प्योर मोटर वीकनेस मिलेगा, यानी सिर्फ मसल का वीकनेस है, कोई सेंसरी लॉस नहीं। ये भी फ्लैसिड रहेगा, लेकिन कुछ चीजें दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं, इन मोटर न्यूरॉन डिजीज वाले को और मसल वाले को। क्या डिफरेंशिएट करेंगी? मसल के कुछ फाइबर भी अगर जिंदा है, अगर हम उस पर ठोकेंगे तो वो तो सेंसेशन लेकर के वापस जाएगा और रिफ्लेक्स आपको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन हमको रिफ्लेक्स में मिल जाएगा। यानी रिफ्लेक्स मिलने के लिए रिफ्लेक्स आर्क का इंटैक्ट रहना जरूरी है। अगर मसल कमजोर भी है लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर उसमें वायबिलिटी है तो रिफ्लेक्स विल बी विजिबल। जबकि अगर नर्व का प्रॉब्लम है या इंटीरियर हॉर्न सेल का प्रॉब्लम है तो रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा। इंटीरियर हॉर्न सेल के प्रॉब्लम में फैसिकुलेशन मिलेगा, इसमें उतना फैसिकुलेशन नहीं मिलेगा क्योंकि मसल ही गड़बड़ हो रहा है। इंटीरियर हॉर्न सेल वाले में प्रॉक्सिमल या डिस्टल का उतना ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मसल का प्रॉब्लम है तो मोस्टली प्रॉक्सिमल वीकनेस पहले आएगा, डिस्टल वीकनेस बाद में आएगा। ऑल्दो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं जिसमें कि जैसे कि उसको बोलते हैं डिस्टल मायोपैथी। फॉर एग्जांपल मायोटोनिया कंजेनाइटा या जिसमें कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसमें कि ग्रिप में मायोटोनिया मिलता है, तो वो डिस्टल मायोपैथी का एक टाइप है। या और भी कुछ टाइप्स हैं, वेलेंडर या वुड्स या ऐसे तरह के कुछ डिस्टल मायोपैथी, मियोसी टाइप के, जिसमें कि डिस्टल ज्यादा होता है। बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द मायोपैथी जिसमें प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल पहले प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बल्क ऑफ मसल कहां पे? प्रॉक्सिमल पे। और मसल का कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो जो बड़े बड़े मसल हैं उनमें पहले दिखाई देगा प्रॉब्लम, छोटे ग्रुप ऑफ मसल का तो पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए प्रॉक्सिमल पहले, डिस्टल बाद में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी इन दोनों के फीचर्स मिलते जुलते होते हैं, यानी प्योर मोटर वीकनेस रहेगा, फ्लैसिड वीकनेस रहेगा, एमएनडी में भी, मायोपैथी में भी, एनएमजे में भी। अल्टीमेटली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के प्रॉब्लम से वीक क्या हो रहा है? मसल, तो वो भी प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल ही पहले इन्वॉल्व होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इज फैटिगेबिलिटी। एनएमजे में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यूज डिपेंडेंट वीकनेस ऑफ द मसल। जो मसल ग्रुप जितना ज्यादा यूज हो रहा है वो पहले थकेगा। तो कौन सा ग्रुप ऑफ मसल सबसे ज्यादा यूज में रहता है? जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन के लिए चाहिए होता है या हमारे विजन को देखने के लिए चाहिए होता है, यानी कि आई के मूवमेंट, आईलिड्स, नेक या ट्रंकल वीकनेस। तो ये सारे ग्रुप में पहले वीकनेस दिखेगा, नंबर 1। नंबर 2 यूज डिपेंडेंट, मतलब हमने ज्यादा यूज किया तो वीकनेस ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम रेस्ट कर लेंगे तो वीकनेस इंप्रूव कर जाएगा। इसी को हम डायगोनल वेरिएशन भी बोलते हैं कि अगर हम रात में आराम से सोए और सुबह उठे तो हमें अच्छा लग रहा है, मेरी आवाज अच्छी है, मेरी आंख खुली है, मुझे एक का एक दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर अगर हम ये काम करते रह गए तो मेरी आंखों का मूवमेंट गड़बड़ हो गया, एक आंख मूव कर रही है, एक नहीं कर रही है, तो एक का 2 इमेज बनेगा, हमको डिप्लोपिया होगा, एक आंख थोड़ी बंद हो जाएगी, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, आवाज गड़बड़ हो जाएगा, बकरी से मिमियाने जैसी आवाज आएगी। खाना खाना शुरू करेंगे, पहला निवाला तो ठीक खाएंगे, थोड़ी देर के बाद खाना घोटने में परेशानी हो जाएगी। सुबह उठे हम तो ठीक सीढ़ी चढ़ पा रहे थे, थोड़ी देर के बाद तो हम चलने में भी दिक्कत, हम नीचे बैठ जा रहे हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, या गर्दन मेरी ऐसे ड्रॉप कर जा रही है। तो ये सारे सिम्टम आएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। लेकिन प्योर मोटर, तो प्योर मोटर में हमने 3 साइट बताया, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मायोपैथी, एनएमजे।
तीनों में फर्क क्या? इसमें फेसिकुलेशन ज्यादा, इसमें प्रॉक्सिमल ज्यादा, कोई वेरिएशन नहीं, इसमें वेरिएशन भी ज्यादा। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी, नर्व। यहां पे सेंसरी और मोटर वापस से फिर से मिल गए, तो नर्व का प्रॉब्लम में क्या होगा? सेंसरी सिम्टम्स भी रहेगा, मोटर सिम्टम भी रहेगा, प्लस फ्लैसिड रहेगा, माने एलिमेंट के बाकी साइन रहेंगे, जैसे कि सेंसरी मोटर रहेगा, फ्लैसिड रहेगा, रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेंगे, प्रॉक्सिमल एज वेल एज डिस्टल दोनों के सिम्टम रहेंगे। कुछ न्यूरोपैथी डिस्टल प्रीडोमिनेंट होते हैं, कुछ न्यूरोपैथी प्रॉक्सिमल प्रीडोमिनेंट होते हैं। डिपेंड ये करता है कि उसमें एक्सोन ज्यादा जा रहा है या माइलिन सीध ज्यादा जा रहा है। नर्व जब यहां से निकलता है तो इसमें मोटे मोटे माइलिन होते हैं, जब दूर तक जाता है तो माइलिन खत्म हो जाते हैं। तो अगर डीमाइलिनेशन का प्रॉब्लम है, मतलब न्यूरोपैथी में माइलिन का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो प्रॉक्सिमल ज्यादा होगा। एक्सोन जो आखिरी तक टिका हुआ रहा था उसका प्रॉब्लम होगा तो डिस्टल वीकनेस ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल डायबिटिक न्यूरोपैथी में सबसे पहले पैरों में झंझनाहट शुरू होती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर की वजह से एक्सोप्लाज्मिक फ्लो खराब होता है, तो एक्सोन खराब होते हैं, इसलिए डिस्टल मायोपैथी, डिस्टल न्यूरोपैथी होता है। लेकिन एआईडीपी, सीआईडीपी, इसमें क्या हो रहा है? डीमाइलिनेशन हो रहा है, तो डीमाइलिनेशन से प्रॉक्सिमल वीकनेस ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये 7 लोकेशन और उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको मिले। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हेमी पैटर्न यूएमएन ब्रेन, हॉरिजॉन्टल पैटर्न यूएमएन ब्लैडर बाउल सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड, प्योर मोटर फ्लैसिड वेस्टिंग fasciculation anterior horn cell disease, pure motor flaccid proximal more than distal reflex present myopathy, all these with diurnal variation of fatigability, axial group more involved neuromuscular junction, pure motor flaccid sensory motor nerve। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें हमको याद हो गई तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। और एक और चीज छूट गया था, रेडिकुलोपैथी। अगर ये रूट यहां से निकल रहा है, ठीक है, तो ये यहां तक हम रूट मानते हैं, तो वहां पे सेंसरी मोटर दोनों फिर मिलेंगे, बट रूट को ड्यूरा टच करता है, ड्यूरा को पियर्स करके रूट बाहर निकलता है, एंड ड्यूरा इज पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर, तो वहां पे कोई भी लेजन होगा तो साथ में पेन होगा। ठीक है, तो पेन ऐड कर लेंगे। दूसरा, सारे के सारे रूट एक साथ प्रभावित नहीं होंगे एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंडीशन, तो एसिमेट्रिकल फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल में डिस्क घसक गया, वो रूट को कंप्रेस करता है, तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, एक साइड का हाथ में रेडिकुलर पेन के साथ झंझनाहट, सुनापन के साथ में हो सकता है थंब का वीकनेस हो या इसका वीकनेस हो। साइटिका जैसे बोलते हैं, जो मिसनोमर है, बेसिकली L5S1 पे रेडिकुलोपैथी है, जो मोस्ट मोबाइल पार्ट है, वहां पे डिस्क घसक जाता है, वो डिस्क अगर प्रेस करता है तो हमारा एक रूट डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होता है, सेंसरी लॉस होता है, वीकनेस भी होता है, अलॉन्ग विद एलिमेंट फीचर्स। तो पेन जोड़ दिया, एसिमेट्रिकल जोड़ दिया, तो रूट। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये कि ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमने पूछा वेयर इज द प्रॉब्लम, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से वहां पे कंट्यूजन हो सकता है, वहां पे कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन हो सकता है, वहां पे कोई ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जैसे कि एब्सेस बन सकता है, या डीमाइलिनेशन हो सकता है, जैसे एडेम में, या एन्केफेलाइटिस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे प्रॉब्लम है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है, ट्रॉमा हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एसओएल हो सकता है, डिजेनरेशन हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में हो सकते हैं। मसल में किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं? मायोपैथी हो सकता है, ऑटोइम्यून हो सकता है, लाइक मायोसाइटिस, मेटाबॉलिक लाइक हाइपोथायराइड, हाइपोकैलेमिक, इस तरह के वीकनेस हो सकता है। इन्फेक्शन लाइक पायोजेनिक मायोसाइटिस हो सकता है, या डिजेनरेटिव जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, वो सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं? ऑटोइम्यून हो सकते हैं, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, कंजेनाइटल माइस्थेनिया, लैम्बर्ट-इटन-न्यूथन सिंड्रोम, या कुछ टॉक्सिन है जो स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे स्नेक बाइट, जैसे कि ओपी पॉइजनिंग, ये सारे लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए बहुत बार स्नेक बाइट के पेशेंट आते हैं और हमको लगता है कि माइस्थेनिया तो नहीं हो गया, आंखें ऐसी बंद नसीली हो जाती है। न्यूरोपैथी
डिजेनरेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, कितने भी जैसे लेड, आर्सेनिक, इन सारे की चीजों की वजह से यहाँ पे हो सकता है। ड्रग रिलेटेड मायोपैथी, न्यूरोपैथी हो सकते हैं, लाइक ऑल द एंटी कैंसर ड्रग, मेट्रोनिडाजोल, इस तरह की दवाइयाँ न्यूरोपैथी कराती है। सेकेंड लाइन जो एटीटी ड्रग होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर, वो सारे न्यूरोपैथी कराते हैं। इन्फेक्शन हो सकते हैं जो नर्व को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक हैंसन्स डिजीज, जिसमें कि मोनोनेराइटिस मल्टीप्लेक्स होता है। ऑटोइम्यून कंडीशन लाइक वैस्कुलाइटिक हो सकता है, जीबीएस हो सकता है, सीआईडीपी हो सकता है, ये सारी चीजें नर्व को अटैक कर सकती हैं। रूट ऑटोइम्यून कंडीशन लाइक जीबीएस क्या होता है? पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, बहुत सारे रूट को भी प्रभावित करता है, बहुत सारे नर्व को भी प्रभावित करता है। इन्फेक्शन जैसे कि वहां पे टीबी हो गया, या लाइम्स डिजीज हो गया, या श्वास सेप्सिस बन गया, या एरेक्नोडाइटिस हो गया, बहुत सारे कंडीशन में वो सारे कंडीशन रूट को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रॉमा, डेफिनेटली ट्रॉमा, या डिस्क वहां पे बल्ज करके ट्रॉमा की वजह से तो रूट अफेक्टेड हो सकता है। टॉक्सिन बहुत सारे रूट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जानने के लिए कि वेयर इज द प्रॉब्लम, और व्हाट इज द प्रॉब्लम का हमने लिस्ट देख लिया। तो वेयर अगर हम जान गए तो व्हाट जानना बहुत आसान है। व्हाट जानने का एक ही फॉर्मूला है, ओपीडी। ओपीडी डजंट मीन आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी स्टैंड्स फॉर ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी सिम्टम शुरू कैसे हुआ, अगर वो सडन शुरू हो रहा है, एक्यूट शुरू हो रहा है, सब एक्यूट या क्रोनिक। अगर कोई भी चीज चुटकी बजाते शुरू हो रही है, मतलब 1 सेकंड पहले वो नहीं था और 1 सेकंड के बाद वो सिम्टम आ गया, दिस मीन्स द प्रॉब्लम इज आइदर ट्रॉमेटिक और वैस्कुलर। और कोई भी चीज चुटकी बजाते नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ सेकंड से ऊपर 1-2 दिन या 1 सप्ताह तक में वो चीजें धीरे 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 करके अपीयर हुई है, इसको हम एक्यूट बोलेंगे। सेकंड से ऊपर गया और अप टू 1 वीक तक हम उसको एक्यूट बोलेंगे। तो एक्यूट हमेशा इंफ्लामेटरी प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ इंफ्लामेशन होगा जो धीरे 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 बढ़ेगा और 1 वीक तक आगे जाएगा। अब इंफ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या कुछ इंजरी हुई और उसके अराउंड कोई इंफ्लामेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। 1 वीक से आगे गए, 2 वीक 3 वीक्स तक तो सब एक्यूट, और उसके बियॉन्ड अगर चला गया, मंथ्स में जा रहा है, ईयर्स में जा रहा है, तो क्रोनिक। क्रोनिक हमेशा डीजेनरेटिव कंडीशन होगा, कि किसी भी वजह से डीजेनरेशन धीरे धीरे हो रहा है, तभी यह सिम्टम महीनों तक, सालों तक आगे बढ़ रहा है। तो ये ऑनसेट हो गया। देन प्रोग्रेशन, अगर टाइम के साथ सिम्टम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, दिस मीन्स द प्रॉब्लम वाज मोनोफेजिक। तो कुछ डिजीज मोनोफेजिक होते हैं, कुछ डिजीज रिकरेंट होते हैं, या कुछ डिजीज इनवेरिएबली प्रोग्रेसिव होते हैं। या हर डिजीज में हम कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो नीरो में हमको ये 2 चीज याद रखना है, ऑनसेट कैसा है, प्रोग्रेशन कैसा है। जब हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रोक क्या होता है, अचानक से आया, हम कुछ नहीं भी करेंगे तो बॉडी धीरे धीरे वो सिम्टम को कम करना शुरू कर देता है। यानी कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि 1 महीना पहले अचानक से ये हिस्सा काम करना बंद कर दिया था, घर में ही रखे रखे धीरे धीरे अब तो थोड़ा थोड़ा चल पा रहे हैं। दिस मीन्स मोनोफेजिक इलनेस, अचानक से आया और अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। दिस इज नथिंग बट स्ट्रोक। ऑनसेट, प्रोग्रेशन। लेकिन अगर कोई बता रहा है कि स्टैटिक है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, अचानक से दोनों पैर काम करना बंद कर दिया और अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि वैसे ही रुका हुआ है। या प्रोग्रेसिव, कोई एसओएल हो जो धीरे 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 ग्रो कर रहा है, और अगर फ्लक्चुएटिंग है, आ रहा है जा रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग 2 ही चीजें हो सकती है, या तो इन्फ्लामेशन, बॉडी का इन्फ्लामेटरी स्टेट कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम होता है, या मेटाबॉलिक है, क्योंकि मेटाबॉलिक फॉर एग्जांपल पोटेशियम का लेवल, शुगर का लेवल, बीपी का लेवल, इस तरह की चीजें कम ज्यादा होती रहती है। बढ़ने के साथ सिम्टम बढ़ रहा है, घटने के साथ सिम्टम कम हो रहा है। या ड्रग रिलेटेड है, ड्रग का एक्सपोजर हुआ, सिम्टम आया, ड्रग का एक्सपोजर कम हुआ, सिम्टम कम हुआ, जिसको मेटाबॉलिक ही मान के चलते हैं। तो ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड ड्यूरेशन कितने दिनों का है? फॉर एग्जांपल किसी को अगर इन्फेक्शन है ब्रेन में और 2 साल से है,
तो बैक्टीरियल तो नहीं ही होगा ना, 2 साल तक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन ही हमारा पैथोलॉजी डिसाइड करने में हेल्प करता है। और उसके पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइज की, ये चीज हमें लोकेशन हेल्प करने में मदद करता है। तो पूरी न्यूरोलॉजी में वीकनेस जानने के लिए हमारे पास एक ये चार्ट जरूरी है और दूसरा ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन। अब फॉर एग्जांपल इसमें से कौन से कैटेगरी के पेशेंट हमारे आईसीयू में आ जाएंगे, एक्यूटली प्रेजेंट करेंगे। तो हर जगह पे कुछ कुछ डिजीज हैं जो बहुत की आईसीयू में प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, ट्रॉमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस, ये क्रैनियल लेजन है। यहाँ पे ट्रांसवर्स माइलाइटिस या ट्रॉमेटिक कंप्रेसिव माइलोपैथी, ये सारे आईसीयू में प्रेजेंट करेंगे। मोटर न्यूरॉन डिजीज वैसे ऐसा अचानक से वीकनेस लेकर के नहीं प्रेजेंट करेगा। जीबीएस, आईडीपी आईसीयू में प्रेजेंट कर सकते हैं। हाइपोकैलेमिया या मायोसाइटिस वीकनेस लेकर के अचानक से आ सकते हैं, एक्यूटली आ सकते हैं। माइस्थेनिया, स्नेक बाइट, डोपिंग पॉइजनिंग, बोटुलिज्म पॉइजनिंग, ये सारे अचानक से आ सकते हैं। जीबीएस, वास्कुलाइटिस जो नर्व को अफेक्ट कर रहे हैं, अचानक से आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा। 60 साल का आदमी है, 60 ईयर मेल, अचानक से लेफ्ट अपर एंड लोअर लिम्ब का वीकनेस लेकर के आता है, साथ में स्लरिंग ऑफ स्पीच है और लेफ्ट प्लांटर अपगोइंग है। वेयर इज द प्रॉब्लम? इंट्राक्रैनियल, हमने क्या बोला, हेमी पैटर्न मिल रहा है, लेफ्ट अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। प्लांटर अप मतलब यूएमएन टाइप का मिल रहा है। स्लरिंग ऑफ स्पीच यानी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहां का है? ब्रेन का है। डिपेंडिंग अपॉन कि ये धीरे धीरे बढ़ा या अचानक से बढ़ा। सडन हुआ तो स्ट्रोक, धीरे धीरे कुछ महीनों में बढ़ा तो एसओएल हो सकता है, एब्सेस हो सकता है ना। कुछ महीनों से सालों में बढ़ा तो स्लो ग्रोइंग मेनिंजियोमा हो सकता है। ट्रॉमा के बाद बढ़ा तो धीरे धीरे एचडीएच हो सकता है। तो वो ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन से हम पैथोलॉजी जानेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, जस्ट ये सिम्टम क्या कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, उससे हम समझेंगे। ठीक है, इजी। नेक्स्ट स्टेप। तो दिस वाज अ इंट्राक्रैनियल प्रॉब्लम। अगर हमने वर्ड यूज कर दिया कि लास्ट सीन नॉर्मल एट 8 AM, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रोक। वेरी गुड। अगर हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर 1 वीक, दिस इज नॉट स्ट्रोक, कुछ हेमरेज, कंट्यूजन है, इन्फ्लेमेशन है। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव फॉर फ्यू मंथ्स, क्रोनिक एचडीएच हो सकता है, एसओएल हो सकता है। तो इसके हिसाब से मेरा डायग्नोसिस चेंज हो गया। नाउ कमिंग टू सेकंड केस, अ 30-year lady unable to move both legs, feels nothing below chest, retention of urine. Where is the problem? Spinal cord. क्यों? एज को भूल जाते हैं। बोथ लेग्स पारा पैटर्न है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल मिल रहा, नंबर 1। नंबर 2, साथ में सेंसरी सिम्टम्स है, उसको एक लेवल के नीचे कुछ भी नहीं पता चल रहा। नंबर 3, ब्लैडर इज इन्वॉल्व्ड। इवन जीबीएस में भी पैराप्लेजिया मिलेगा, बट वहां पे सेंसरी लॉस नहीं मिलेगा, ब्लैडर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो द प्रॉब्लम कहां है? स्पाइनल कॉर्ड में। दिस इज माइलोपैथी। अब माइलोपैथी में ये लेवल मिलेगा, ये लेवल क्रेनियल प्रॉब्लम में मिलेंगे। अब अगर हम बोलते हैं प्रोग्रेस्ड ओवर फ्यू आवर्स, तो आइदर ये स्पाइनल कॉर्ड का इश्चीमिया है या स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन है, विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्स माइलाइटिस या एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस। लेकिन अगर हम वर्ड्स यूज करते हैं कि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव फॉर फ्यू वीक्स, दिस मींस स्पाइनल कॉर्ड पे कोई लेवल होगा जो कंप्रेस कर रहा होगा या कोई स्लो ग्रोइंग मास होगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन पे मेरा डायग्नोसिस चेंज हो जाता है। लेट्स मूव टू अनदर केस। 40-year male, unable to lift thigh, unable to hold cup of tea, but able to move toes. Muscles flabby or flaccid or loose, can sense touch, pinprick, reflex present. बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमको पूरी कहानी में चाहिए थी कि ये कहां लोकलाइज होगा। क्या मिल रहा है? थाइज मूव कर पा रहा है, लेकिन थाइज नहीं मूव कर पा रहा है, पर टोज मूव कर पा रहा है। मतलब प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व है, डिस्टल नहीं इन्वॉल्व है। फ्लैसिड है या स्पास्टिक है? फ्लैसिड है। रिफ्लेक्स
प्रेजेंट है, प्योर मोटर है, सेंसरी लॉस नहीं है। तो प्योर मोटर वीकनेस में हमने 3 जगह बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल और एंटीरियर हॉर्न। सेंसेशन इंटैक्ट है ये तीनों, तो तीनों में रिफ्लेक्स एब्सेंट होते। अगर ये प्रॉब्लम होता मेरा एंटीरियर हॉर्न सेल का, तो रिफ्लेक्स एब्सेंट होते, लेकिन मसल और न्यूरोमस्कुलर में रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेंगे। और एबल टू होल्ड कप ऑफ टी, डिस्टल उतना इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं अनेबल टू कॉम्ब हिज ईयर्स, हाथ ऊपर उठाने में परेशानी, प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व है लेकिन कप ऑफ टी पकड़ पा रहे हैं, डिस्टल इंटैक्ट है। थाइज नहीं उठा रहे, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी है, प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व है लेकिन पैर का टोज मूव कर पा रहे हैं, डिस्टल स्पेयर्ड है, सेंसेशन नॉर्मल है, रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। अब अगर इसमें डायगोनल वेरिएशन नहीं है तो मसल का प्रॉब्लम है, डायगोनल वेरिएशन प्रेजेंट है तो एनएमजे का प्रॉब्लम है। वेस्टिंग अगर साथ में ऐड कर देते, फैसिकुलेशन ऐड कर देते तो कहीं और का प्रॉब्लम होता। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? मसल का प्रॉब्लम। अब अगर बोलते कि रिपीटेड एपिसोड सिंस चाइल्डहुड, ऐसा वीकनेस बार बार होता रहता है, यानी मसल का फ्लैसिड वीकनेस बार बार होता रहता है, दिस मींस दिस इज पेरियोडिक पैरालिसिस, जो मसल का हाइपोकैलिमिया में होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है, हाइपरकैलिमिया में होता है। लेकिन अगर हम बोले कि प्रोग्रेसिव फॉर फ्यू वीक्स, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है लाइक डर्मेटोमायसाइटिस, पॉलीमायसाइटिस। लेकिन अगर हम बोलेंगे ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव फॉर फ्यू इयर्स, दिस मींस ए डिजेनरेटिव कंडीशन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अब किस तरह का मस्कुलर डिस्ट्रोफी है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, जो हम अगले लेक्चर में कभी बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी। लेकिन अनदर केस में देखते हैं 40 ईयर मेल, सिंपल, पहले से काफी मिलता जुलता, अनेबल टू लिफ्ट थाई एज वेल एज अनेबल टू कॉम्ब हिज हेयर्स। ठीक है, अपर लिम्ब में भी प्रॉक्सिमल, लोअर लिम्ब में भी प्रॉक्सिमल, एबल टू मूव टोज, मसल्स फ्लैबी, कैन सेंस टच पिन प्रिक, रिफ्लेक्स प्रेजेंट, साथ में क्या है टोसिस एंड डिस्फेजिया, मतलब ऊपर के भी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के प्रॉब्लम आएंगे। एक चीज और हमको यहाँ पे पूछना था कि इसके साथ में डायगोनल वेरिएशन था या नहीं था। इफ डायगोनल वेरिएशन इज देयर और नॉट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम तो है। अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव सिंस मॉर्निंग, सुबह उठा और ऐसे सारे सिम्टम मिल रहे हैं, वी आर लिविंग इन द कंट्री विच इज ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, ऐसा फॉरेन में हमारा इमेज है। तो क्या हो सकता है, हम लोग घर में सोते हैं खासकर गर्मियों के सीजन में, और सांप चढ़ जाता है हमारे बिस्तर में। एक ही सांप है जो बिस्तर में चढ़ के काटता है, जो न्यूरोटॉक्सिक है, दैट इज करेक्ट। कोबरा बिस्तर पे चढ़ के नहीं काटता, बट दोनों में न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में ये सारे सिम्टम मिलेंगे तो आदमी सो के उठेगा और ये सारे सिम्टम उसको मिलेंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछते कि नहीं बेटर इन द मॉर्निंग, शाम में ज्यादा खराब हो रहा है, दिस मींस यूज डिपेंडेंट फटीग हो रहा है, दिस मींस दिस इज मास्थेनिया। लेकिन अगर हम पूछें कि साथ में फीवर और थ्रोट पेन भी था, देयर इज वन कंडीशन, थ्रोट पेन के साथ में फीवर हुआ और ये सारे प्रॉब्लम आ गए, मतलब गले में कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो ऐसा टॉक्सिन निकाल रहा है जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रभावित कर रहा है, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के जो टॉक्सिन होते हैं वो ऐसे ही सिम्टम पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि विथ कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग एंड सिमिलर हिस्ट्री इन रूममेट्स, जिन्होंने रात में पार्टी करी थी और सुबह उठ के सबको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, मतलब रात में पार्टी की और फ्रिज में कुछ प्रिजर्व फूड था और जिसको निकाल के सबने खाया और सबको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, बॉटुलिज्म टॉक्सिन। वेरी गुड। यंग फीमेल रात में फोन पे बात की थी और सुबह ऐसे मिली और मुंह से अजीब सा स्मेल भी आ रहा था, ओपी पॉइजन। ठीक है, ये हेल्प कर रहा है लोकलाइज करने में, ये हेल्प कर रहा है क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये जानने में। मूविंग टू अनदर केस, 70 ईयर मेल, वॉकिंग डिफिकल्टी। क्या डिफिकल्टी है? स्लिपेज ऑफ स्लीपर्स विदाउट नॉलेज, चलते चलते पैर से चप्पल निकल जाता, पता नहीं चलता है। इसमें दो चीजें छुपी हुई है, चप्पल निकलना, पता नहीं चलना, मतलब मोटर लॉस भी है,
सेंसरी लॉस भी है। कहां पे है? डिस्टल में, नोट प्रॉक्सिमल। अनेबल टू ब्रेक ब्रेड, हाथ से रोटी नहीं तोड़ पा रहे हैं, यानी हाथ में भी, हाथ रोटी तक जा रहा है तभी तो नहीं तोड़ पा रहे हैं, यानी प्रॉक्सिमल ठीक है, डिस्टल वीक है। पैर चप्पल तक जा रहा है लेकिन निकल जा रहा है, प्रॉक्सिमल ठीक है, डिस्टल वीक है। नॉट अवेयर ऑफ फीट वुंड्स, पैर में चोट लग जा रही है और पता भी नहीं चल रहा है बार बार, सेंसरी लॉस है। हिस्ट्री ऑफ पिन एंड नीडल सेंसेशन इन लिम्स, झंझनाहट होती है जैसे सुई चुभती है, सेंसरी सिम्टम्स। रिफ्लेक्स एब्सेंट, ये सारे कहां लोकलाइज कर रहे हैं? सेंसरी, मोटर, डिस्टल, नर्व। एलिमेंट साइन है, रिफ्लेक्स एब्सेंट, तो एलिमेंट साइन, एलिमेंट में क्या क्या बच रहा था हमारे पास? ये चार, उसमें से सेंसरी किसमें जाएगा? इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, एक ही बचा जिसमें डिस्टल ज्यादा गया तो एक्सोनल न्यूरोपैथी, प्रॉक्सिमल ज्यादा जाता तो डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। तो सेंसरी मोटर दोनों गया, एलिमेंट हुआ नर्व। अब एक्सोनल या डीमाइलिनेटिंग आगे डिपेंड करता है। तो दिस वाज न्यूरोपैथी। अब अगर उसमें आगे जोड़ा प्रोग्रेस्ड ओवर वीक्स, सिमेट्रिकल, साथ में डायबिटीज भी था, यानी कुछ सप्ताह में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दिस मींस दिस वाज डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, एक्सोनल न्यूरोपैथी। अगर हमने कहा कि नहीं, उससे पहले लीवर एब्सेस था और अब बहुत पेनफुल न्यूरोपैथी और ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, मोस्ट लाइकली लीवर एब्सेस के लिए मेट्रोनिडाजोल बहुत दिन तक खाया होगा और मेट्रोनिडाजोल टॉक्सिसिटी से पेनफुल न्यूरोपैथी होते हैं, ये सारे फीचर्स लेकर के। या अगर हम बोलेंगे कि वैक्सीन विनिंग कोर्स ओवर मंथ्स, धीरे धीरे घटता बढ़ता रह रहा है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक CIDP, जो वैक्सीन विनिंग इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। गॉट इट? तो ये पॉइंट हमको बताया डायग्नोसिस बनाने में, ये पॉइंट हमको बताया लोकलाइज करने। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेशेंट, 58 ईयर ओल्ड लेडी, वीकनेस ऑफ राइट लेग, पेन, रेडिएटिंग टाइप का और एंकल जर्क लॉस्ट है। एक पैर में वीकनेस है, साथ में वहां पे रेडिएटिंग पेन है, यहां से लेके नीचे तक है, और वहां का रिफ्लेक्स लॉस्ट है। मोनोपारेसिस यहां की वजह से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, बट साथ में हमने वर्ड यूज किया पेन, और रिफ्लेक्स एब्सेंट है, मतलब एलिमेंट टाइप है, वीकनेस है, पेन है। द सिम्टम इज लोकलाइजिंग टू नर्व रूट, क्योंकि ड्यूरा को टच कर रहा है। तो दिस इज रेडिएटिंग रेडिकुलोपैथी। अब वो रेडिकुलोपैथी किस कारण से हो सकता है? जैसे यहां पर रेडिकुलोपैथी, इससे मिलता जुलता 12 ईयर ओल्ड बॉय, वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स, अब बोथ हैंड्स में भी हो गया, पेन रेडिएट कर रहा था, उसमें भी झंझनाहट, दर्द हो रहा था हाथ पैर सब में, ऑल इट लॉस्ट। पास्ट हिस्ट्री में फीवर कफ था जो ठीक हो गया था। नाउ अनेबल टू स्वेलो आल्सो, नीचे से वीकनेस ऊपर की तरफ कर रहा है, रूट के भी सिम्टम मिले, फ्लैसिड भी मिला, रिफ्लेक्स भी लॉस्ट मिले। तो नर्व का प्रॉब्लम तो है ही, साथ में रूट का भी प्रॉब्लम है, और अब क्रेनियल नर्व के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी एसेंडिंग, प्योर मोटर, ए रिफ्लेक्सिक, फ्लैसिड, वीकनेस विथ रेडिकुलर फीचर। दिस इज पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी। दिस मींस जो सिम्टम है वो सब जगह पे, बहुत ज्यादा रूट पे और नर्व पे भी इन्वॉल्व किया हुआ है। गॉट इट? अनदर सिम्टम, 42 ईयर मेल, अनेबल टू अनकैप बॉटल, एक बॉटल को नहीं खोल पा रहा है। डिफिकल्टी रिमूविंग स्लीपर्स, पैर से चप्पल नहीं निकल रहा है, पेन हो रहा है उसको क्रैम्प्स जैसा, और रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क है, कहीं कहीं पे वेस्टिंग भी मिल रही है, फोकल वेस्टिंग, माइंड द वर्ड फोकल वेस्टिंग, साथ में फैसिकुलेशन भी मिल रहा है, सिम्टम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और अब तो खाना निकलने में भी दिक्कत हो रहा है। नाउ अनेबल टू स्वेलो। दिस मीन्स द प्रॉब्लम इज ऑफ, यहां पे भी है, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन में भी है, लोअर मोटर न्यूरॉन में भी है।
तो जहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर मोटर और लोअर मोटर सिम्टम्स मिले, फैसिकुलेशन लोअर मोटर के साइन, लेकिन डीटीआर ब्रिस्क अपर मोटर के साइन, वेस्टिंग लोअर मोटर के साइन, और डिस्टल के ज्यादा है और एसिमेट्रिकल है, तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज का फीचर है। नाउ अनदर के पेशेंट 50-year लेडी, weakness of left leg, pain radiating, ankle jerk lost, now bedridden for few weeks. Again root, लेकिन अगर हम बोले कि weakness of left upper and lower limb, swelling of speech and left plantar problem, तो ऊपर का प्रॉब्लम। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास, इसके बारे में बताइए। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग, आसान बना दिए गए कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। न्यूरोलॉजी मेड इजी बाय डॉक्टर गोविंद माधव। और आप हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।